नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसकी पहली कहानी का अध्ययन कर लिया था, यानी यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यूट्यूब पर लिख कर सर्च करना है लॉस्ट स्प्रिंग डिज़ायर पॉइंट, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही लिखकर आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा तो आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये चैप्टर YouTube के सर्च में ही मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। आज हमें इसकी दूसरी कहानी पढ़नी है, जो कि है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारी दूसरी कहानी है आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, टू ड्राइव मतलब चलाना, अ कार एक कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो मुकेश इंसिस्ट जोर देता है ऑन बीइंग बनने में, ही जोन अपना खुद का मास्टर मालिक। मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि मुकेश अपना स्वयं का मालिक बना रहना चाहता है। आई विल बी मैं बनूंगा मोटर मैकेनिक एक मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस वो घोषणा करता है। डू यू नो क्या तुम जानते हो एनीथिंग कुछ भी अबाउट कार्स कार्स के बारे में, क्या तुम कार्स के बारे में नो एनीथिंग कुछ जानते हो। आई आस्क मैंने पूछा या फिर मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न मैं सीख लूँगा टू ड्राइव चलाना अ कार एक कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। सीधा सीधा हम कहेंगे, एक नहीं बोलेंगे, मैं कार चलाना सीख लूँगा सीधा सीधा, ठीक है। ही आंसर्स वो उत्तर देता है, लुकिंग देखते हुए, स्ट्रेट सीधा, इनटू माय आइज मेरी आंखों में। वो सीधा मेरी आंखों में देखते हुए उत्तर देता है। हिज ड्रीम उसका सपना, लूम्स लाइक अ मैरिज एक मैरिज के समान प्रतीत होता है। मैरिज का मतलब होता है सीधा सीधा मारीचिका। तो उसका सपना मारीचिका सा प्रतीत होता है। हम इस बीच में द डस्ट धूल की ऑफ स्ट्रीट गलियों की धूल के मध्य में या फिर बीच में, दैट फिल हिज टाउन उसके कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच में उसका सपना मारीचिका सा प्रतीत होता है। मारीचिका क्या होता है आप सब बचपन से जानते हैं, जैसे रेगिस्तान वगैरह में मारीचिका आती है। अगर नहीं पता तो गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा मारीचिका के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। फिरोजाबाद के जो प्रसिद्ध है फॉर इट्स बैंगल अपनी चूड़ियों के लिए। तो इसको पूरा जोड़कर कुछ इस तरह से पढ़ लीजिएगा कि उसका कस्बा फिरोजाबाद जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कि गलियों की धूल के मध्य में उसका सपना मारीचिका सा प्रतीत होता है। एवरी अदर फैमिली हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार इज इंगेज्ड व्यस्त है इन मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में, यानी फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। इसका सीधा सीधा मतलब आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ये केंद्र है ऑफ इंडिया लगा है, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी यस। तो इंडिया में अपोस्ट्रॉफी यस लगा है, जिसका मतलब होता है इंडिया मतलब इंडिया, अपोस्ट्रॉफी यस का मतलब होता है काकी के। तो भारत की ग्लास ब्लोइंग का मतलब होता है कांच की आकृति इंडस्ट्री देने वाला उद्योग। तो कांच की आकृति देने वाले उद्योग का ये केंद्र है। वेयर फैमिलीज जहाँ परिवार है, पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो आई वांट टू ड्राइव अ कार मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपना खुद का मालिक बने रहने पर जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस वो घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है। आई आस्क मैं पूछती हूँ।
आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा टू ड्राइव अ कार, कार चलाना, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, लुकिंग देखते हुए, स्ट्रेट सीधा, इनटू माई आइज मेरी आंखों में, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए। उसका सपना, उसके कस्बे फिरोजाबाद जो कि अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कि गलियों की धूल के मध्य में एक मारीचिका सा प्रतीत होता है। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर, ये केंद्र है, ऑफ इंडिया, भारत की ग्लास ब्लोइंग मतलब कांच की आकृति देने वाले उद्योग का ये सेंटर है, ये केंद्र है। तो भारत की कांच की आकृति देने वाले उद्योग का ये केंद्र है। कौन केंद्र है? फिरोजाबाद, यानी यहाँ पर ही चूड़ियों का ज़्यादातर काम होता है। वेयर फैमिलीज, जहाँ परिवारों ने, हैव स्पेंट गुजारा है या फिर बिताया है, जहाँ पर परिवारों ने बिताया है। जनरेशंस पीढ़ियाँ, जहाँ पर परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेस मतलब होता है भट्ठियाँ, ठीक है। तो भट्ठियों के आस पास वर्क करते हुए, काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, कांच को तोड़ते हुए, ग्लास मतलब कांच, वेल्ड मतलब जोड़ना या फिर तोड़ना, तो कांच को तोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन, सभी महिलाओं के लिए। इन द लैंड, देश की। इट सीम्स, ऐसा लगता है। तो हमने ये वेयर फैमिली यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ पर परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं। कैसे पीढ़ियाँ बिता दी हैं? भट्ठियों के आसपास काम करते हुए, कांच को तोड़ते हुए, और देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए। इट सीम्स, ऐसा लगता है। तो पूरा जोड़ लेंगे कि ऐसा लगता है कि यहाँ से पढ़ लेंगे कि जहाँ पर परिवारों ने, ऐसा लगता है कि भट्ठियों के आसपास काम करते हुए, कांच को तोड़ते हुए, और देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए पीढ़ियाँ स्पेंट कर दी हैं, पीढ़ियाँ बिता दी हैं। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार भी इज अमंग देम, उन्हीं लोगों में से एक है, या फिर मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है, ठीक है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, नो नहीं जानता, उनमें से कोई भी नहीं जानता। दैट की इट इज़ इलीगल, ये अपराध है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों का। लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों का। टू वर्क, काम करना। इन ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टियों पर। विथ हाई टेम्परेचर, इतने ऊंचे तापमान पर। इन डिंजी सेल्स का मतलब होता है अंधेरी गंदी कोठरियों में। विदाउट एयर, बिना हवा के। एंड लाइट, और बिना प्रकाश के। तो उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों का अंधेरी गंदी कोठरियों में, बिना हवा और बिना प्रकाश के, कांच की भट्टियों पर इतने ऊंचे तापमान पर काम करना इलीगल है, अपराध है, ठीक है। क्लियर हो गया? दैट द लॉ, और यदि लॉ मतलब होता है कानून, और यदि लॉ इफ इन्फोर्स्ड कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, और अगर कानून लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम, तो उसे गेट कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। एंड ऑल दोज, और दोज मतलब होता है उन सभी। 20,000 चिल्ड्रेन, और उन सभी 20,000 बच्चों को आउट, बाहर निकाल लिया जाएगा। ऑफ द हॉट फर्नेस, हॉट मतलब गर्म, फर्नेस मतलब भट्टी से। हॉट फर्नेस मतलब गर्म भट्टियों से। वेयर, जहाँ दे, वे लोग। स्लॉग, कठिन परिश्रम करते हैं। देयर, डे लाइट आवर्स, दिन के घंटों में। देयर मतलब अपने, ठीक है। और आगे, और यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाल लिया जाएगा, जहां पर वो अपने दिन के घंटों में कठिन परिश्रम करते हैं। सोचिए, 20,000 बच्चे, छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो अपने बचपन में ही काम कर रहे हैं। 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ है। और आप लोग किस लिए रोते रहते हैं कि फलाने के पास महंगा फ़ोन है, हमारे पास फ़ोन नहीं है, पापा फ़ोन दिला दीजिए नहीं तो खाना छोड़ देंगे। सोचिए। ऑफ्टन लूजिंग, और ऑफ्टन लूज कर देते हैं, वो अक्सर खो देते हैं। द ब्राइटनेस, प्रकाश। ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों का, और वो अक्सर अपनी आँखों का प्रकाश खो देते हैं। मुकेश आइज, मुकेश की आंखें बीम, चमक उठती हैं। एज ही वॉलंटियर, जब वो वॉलंटियर करता है, जब वो अनुरोध करता है, या फिर जब वो पेशकश करता है। टू टेक मी होम, मुझे अपने घर ले जाने की।
तो मुकेश जब अपने मुझे टेक होम घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। विच जिसे ही वह प्राउडली गर्व से शेष कहता है कि इज बीइंग रीबिल्ट, फिर से रीबिल्ट हो रहा है, जो कि वो बताता है कि मेरा घर फिर से रीबिल्ट हो रहा है, फिर से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। हम रिवीजन कर लें फिर आगे चलें, क्योंकि आप हो सकता है गड़बड़ा गए हों यहाँ से यहाँ तक में। तो मुकेश का परिवार भी उन्हीं लोगों में से एक है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों का अंधेरी गंदी कोठरियों में बिना हवा और बिना प्रकाश के कांच की भट्ठियों पर इतने ऊंचे तापमान पर काम करना अपराध है। इतना हो गया। और यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा उस गर्म भट्ठी से, या फिर और यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्ठियों से बाहर निकाल दिया जाएगा, जहां पर वे लोग अपने दिन के घंटों में कठिन परिश्रम करते हैं और अक्सर अपनी आंखों का प्रकाश लूज कर देते हैं, खो देते हैं। मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वो मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है। ठीक है, लेखिका कहती हैं कि मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है। वो गर्व से कहता है कि उसका घर रीबिल्ट हो रहा है। वो गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक, हम जाते हैं या फिर हम चलते हैं डाउन स्टाइकिंग लेन से। स्टाइकिंग लेन का मतलब होता है बदबूदार लेन, मतलब गलियां। हम बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। चोक्ड विद गार्बेज, चोक्ड मतलब जो भरी पड़ी हैं, विद गार्बेज कूड़े से। तो हम कूड़े से भरी हुई बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। पास्ट होम, और घरों के पास से गुजरते हैं, और ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं दैट रिमेन हॉवेल्स, जो हावेल है यानी गंदे हैं। और हम ऐसे गंदे घरों के पास से गुजरते हैं विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें क्रम्बलिंग है, टूटी हुई हैं। ठीक है, वुबली डोर्स, और जो दरवाजे हैं वो डगमगा रहे हैं, अर्थात डगमगाते दरवाजे हैं। नो विंडोज़, और उन घरों में एक भी खिड़की नहीं है। क्राउडेड विथ फैमिलीज, वो क्राउड हैं, वो भरे पड़े हैं विथ फैमिलीज, परिवारों से, ऑफ ह्यूमन, मनुष्यों के, एंड एनिमल्स, और जानवरों के, यानी मनुष्यों और जानवरों के परिवार उसमें रहते हैं, या फिर मनुष्य और जानवरों के परिवार से वो भरे पड़े हैं और को एग्जिस्टिंग, और ये लोग एक साथ रहते हैं इन अ प्राइमल स्टेट, आदिम काल की तरह। यानी मनुष्यों और जानवरों के परिवार उन घरों में आदिम काल की तरह साथ साथ रहते हैं। इसका मतलब जैसे आदि मानव था, वो अपना कुत्ता, भेड़, बकरी जो कुछ भी पालता था ना, वो सब कुछ अपनी गुफा में भर लेता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर उठा ले जाए उसकी बकरी को। तो वो अपनी गुफा में उसको ले जाके और गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता था, यानी दरवाज़ा बंद कर देता था गुफा का। तो आदिम काल में ऐसा होता था कि जानवर और मनुष्य दोनों एक ही गुफा में रहते थे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है कि जानवर और मनुष्य एक ही घर में भरे पड़े हैं। तो हम कूड़े से भरी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं और ऐसे गंदे घरों के पास से गुजरते हैं जिनकी दीवारें टूटी फूटी हैं। ठीक है, वुबली डोर्स, और जिनके दरवाजे डगमगा रहे हैं। नो विंडोज़, और उन घरों में एक भी खिड़की नहीं है, और उन घरों में मनुष्यों और जानवरों के परिवार आदिम काल की तरह साथ साथ रह रहे हैं। ही स्टॉप्स, वो रुक जाता है एट द डोर, दरवाजे पर, ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के, यानी ऐसा ही घर था कि खिड़की नहीं थी, दरवाजे डगमगा रहे थे और दीवारें भी टूटी फूटी थी। तो ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने वह रुक जाता है। बैंक्स फुट, देखिए बैंक्स फुट मतलब एक लात मारता है। वुबली आयरन डोर, वुबली आयरन डोर, आयरन मतलब लोहे के, डोर मतलब दरवाजे पर, और वो दरवाज़ा कैसा है, वुबली है, डगमगाता हुआ। ठीक है, और लोहे के एक डगमगाते हुए दरवाजे पर जोर से लात मारता है
एंड पुशेस इट ओपन, और इसे खोल देता है। आगे चले, सीधा सीधा पढ़ लीजिए कि वह लोहे के एक डगमगाते हुए दरवाजे पर जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है। विंटर हम प्रवेश करते हैं हाफ बिल्ट शैक। हाफ बिल्ट, हाफ मतलब आधी, बिल्ट मतलब बनी हुई शैक में। हम आधी बनी हुई शैक में, हम आधी बनी हुई झोपड़ी में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। यानी वह असल में वो घर नहीं था, वो एक झोपड़ी थी। ठीक है। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैच्ड विथ डेड ग्रास। डेड ग्रास सूखी घास की थैच थी, यानी सूखी घास का छप्पर था। इसके एक भाग में सूखी घास का छप्पर था। इज अ फायरवुड स्टोव, और उस छप्पर में एक फायरवुड स्टोव था। एक फायरवुड, फायरवुड मतलब होता है लकड़ी का, स्टोव मतलब चूल्हा। एक लकड़ी का चूल्हा था, यानी जो लकड़ी से खाना बनता है जिस चूल्हे पर, वो चूल्हा था। ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा वेसल रखा था। सिट मतलब रखा हुआ था, लार्ज मतलब बड़ा, वेसल मतलब बर्तन। ऑफ सिजलिंग, और उस पर सिजलिंग खदर बदर करते हुए, स्पाइनच लीव्स, पालक की पत्तियां उबल रही थी। ठीक है। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि इसके एक भाग में सूखी घास का छप्पर था और जिसमें एक चूल्हा रखा हुआ था, जिस चूल्हे के ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा था और उस बर्तन में स्पाइनच लीव्स, पालक की पत्तियां खदर बदर करते हुए उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, लार्ज बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटर्स, प्लेटों में। आप सीधा सीधा पढ़ लीजिएगा कि जमीन पर एल्यूमिनियम की प्लेटों में मोर, और अधिक चोप्ड कटी हुई वेजिटेबल, सब्जियां रखी थी। ठीक है। यानी जमीन पर एल्यूमिनियम की प्लेटों में और कटी हुई सब्जियां रखी हैं, ये कह सकते हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन, एक फ्रेल, फ्रेल मतलब दुबली पतली कमजोर, यंग वुमेन युवती, एक दुबली पतली कमजोर, ऐसे पढ़ लीजिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं। एक कमजोर युवती, यंग वुमेन मतलब युवती, एक कमजोर युवती इस कुकिंग बना रही है इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। ठीक है। तो एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रो आइस, आँखों से, फिल्ड विथ स्मोक, धुएं से भरी हुई, सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। तो धुएं से भरी हुई आँखों से वो मुस्कुराती है, अर्थात खाना बना रही थी तो धुआं लग रहा होगा, वो रो रही थी, एक तरह से आँखों में उसके आंसू आ रहे थे धुएं की वजह से। लेकिन वो जब मेहमान आता है ना घर पे, तो हम लोग चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, हम लोग एक बार मुस्कुराते हैं कि आइए आइए आइए, आप भी सर खाइए, आइए। तो स्मोक विथ शी स्माइल्स, तो धुआं भरी आंखों से वो मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ, वो पत्नी है। आप मुकेश, मुकेश के अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका मतलब होता है काकी के, तो मुकेश के एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है इन ईयर्स, उम्र में, वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, अर्थात वो उम्र में मुकेश से ज़्यादा बड़ी तो नहीं लगती, ये बात कह रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बहुत कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई है, उसका विवाह बहुत कम उम्र में हो गया है। तो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यानी सीधे सीधे वो कह रही कि वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड, लेकिन उसे कमांड मिलने लगा है, रिस्पेक्ट, उसे सम्मान मिलने लगा है, एज द बहू, बहू के रूप में। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, यानी उसे सम्मान मिलने लगा है, एज द बहू, बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का भी मतलब होता है बहू। ठीक है। ऑफ द हाउस, घर की, तो घर की बहू होने के कारण ऑलरेडी इंचार्ज, उस पर चार्ज है, उस पर जिम्मेदारी है, ऑफ 3 मेन, 3 पुरुषों की। तो घर की बहू होने की वजह से उस पर 3 पुरुषों की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर कितनी दयनीय स्थिति दिखाई जा रही है, देखिए कि एक तो वो बालिका है, छोटी सी बालिका है, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी 3 पुरुषों की जिम्मेदारी है। सोचिए, हर हस्बैंड, उसके पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, और उनके पिता की। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। एक बार थोड़ा सा डॉट लगा देता हूँ, फिर हम रिवीजन करते हैं कि वहाँ ऐसे ही, वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने रुक जाता है और एक लोहे के डगमगाते हुए दरवाजे पर जोर से लात मारकर उसे खोल देता है। हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इस झोपड़ी के एक भाग में, ठीक है, या फिर इसके एक भाग में सूखी हुई घास का छप्पर है, जिसमें एक चूल्हा रखा हुआ है, जिस पर एक बड़े बर्तन में
पालक की पत्तियां खदर बदर करते हुए उबल रही हैं और ज़मीन पर एक बड़े एल्यूमिनियम की प्लेट में, यानी ज़मीन पर एल्यूमिनियम की प्लेट में और कटी हुई सब्जियां रखी हैं। एक दुबली पतली कमज़ोर युवती या फिर एक कमज़ोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक, धुएं से भरी हुई आंखों से वो मुस्कुराती है। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उसकी उम्र अधिक तो नहीं है, अर्थात वो उम्र में ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन बहू के रूप में उसे सब बहू के रूप में यानी एज द बहू के रूप में उसे सम्मान मिलने लगा है। और बहू होने की वजह से, यानी घर की बहू होने की वजह से उस पर 3 पुरुषों की जिम्मेदारी है, उसके पति की, मुकेश की और उनके पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन, जब बूढ़ा व्यक्ति इंटर्स, प्रवेश करता है, यानी मुकेश का बाप जब प्रवेश करता है, तो व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश करता है, सी जेंटली, वह धीरे से विड्रॉ, सरक जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे। जब बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है एंड ब्रिंग हर वेल, और अपना घूंघट क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पर ला लेती है, यानी और अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है। तो एज कस्टम डिमांड, जैसा कि कस्टम है, जैसा कि प्रथा है या फिर जैसा कि रिवाज है, डॉटर इन लॉ, बहू को मस्ट वेल, घूंघट में रहना चाहिए, देयर फेस, अपने चेहरे को, यानी अपने चेहरे को घूंघट में रखना चाहिए, बिफोर मेल एल्डर्स, मेल पुरुष, एल्डर्स बुजुर्गों के, बिफोर सामने। तो जैसा कि प्रथा है, घर की बहू को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरों को घूंघट में रखना चाहिए। इन दिस केस, यहाँ पर द एल्डर, वह बूढ़ा व्यक्ति, इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। यहाँ पर वह बूढ़ा व्यक्ति एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर, इतने लंबे सालों तक या फिर इतने सालों तक हार्ड लेबर, हार्ड मतलब कठिन, लेबर मतलब परिश्रम करने के बाद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो एक टेलर के रूप में, पहले तो एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर एक बैंगल मेकर के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, यानी ही हैज़ फेल्ड, वो असफल रहा, टू रिनोवेट, रेनोवेट करने में, रेनोवेट मतलब होता है नवीनीकरण, हाउस, घर का नवीनीकरण करवाने में वो असफल रहा। सेंड हीज 2 सन्स, और अपने दोनों बेटों को टू स्कूल भेजने में वो फेल्ड, असफल रहा। इसमें दिक्कत हो गई ना, चलिए रिवीजन करते हैं। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, लॉन्ग ईयर, इतने लंबे सालों तक, हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम करने के, पहले तो एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, इतने सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह घर का नवीनीकरण करवाने में असफल रहा और अपने दोनों बेटों को विद्यालय भेजने में असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज, जो कुछ भी वो कर सका, टू डू, यानी जो कुछ भी वो कर सका, इज टीच देम, वो उन्हें सिखाना था, व्हाट ही नोज, जो वो जानता था, अर्थात ऑल ही मैनेज टू डू, यानी वो उन्हें वही सिखा पाया, व्हाट ही नोज, जो वो जानता था। ठीक है, तो टीच देम यानी उन्हें वो सिर्फ वही, मैनेज टू डू यानी वो सिर्फ उन्हें वही सिखा पाया, व्हाट ही नोज, जो वो जानता था, वो, और वो क्या जानता था, द आर्ट, कला ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। कई बार मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है कि ऑल ही, वह, हैज़ मैनेज टू डू, कर सका, टीच देम, उन्हें सिखाना, यानी उन्हें वो वही सिखा सका, व्हाट ही नोज, जो वो जानता था। इस सेंटेंस में कई बार मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे और क्लियर कर दिया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। तो शायद हमने यहाँ तक रिवीजन किया था। तो जब बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है और अपने चेहरे पर घूंघट सरका लेती है। जैसे कि प्रथा है, घर की बहू को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे को घूंघट में रखना चाहिए। यहाँ पर वह बूढ़ा व्यक्ति एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। पहले तो एक टेलर के रूप में, पहले तो एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, इतने सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह
घर का नवीनीकरण करवाने में असफल रहा और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में, सेंड मतलब भेजने में, वो असफल रहा। वह केवल उन्हें वही सिखा सका जो वो जानता था, अर्थात वह उन्हें वही सिखा पाया है जो वो जानता है। क्या जानता है वो? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है, यहाँ इसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। सेज मुकेश अपोस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब काकी के। तो मुकेश की ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, हु जिन्होंने हैज़ वॉच्ड देखा है, हर ओन अपने खुद के हस्बैंड पति को, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विद द डस्ट धूल से, फ्रॉम द पॉलिश पॉलिश की, द ग्लास कांच के बैंगल। तो कांच की या सॉरी चूड़ियों के कांच की पॉलिश की धूल से। अब क्लियर हो गया, ठीक है। जिन्होंने अपने खुद के पति को चूड़ियों के कांच के पॉलिश की धूल से अंधा होते हुए देखा है। कैन गॉड गिवन, क्या भगवान के द्वारा लाइनेज दिया गया, लाइनेज क्या भगवान के द्वारा दिया गया वंश परंपरा एवर बी ब्रोकन, कभी तोड़ा जा सकता है। या फिर ऐसे पढ़ लीजिए कि क्या ईश्वर के द्वारा दी गई वंश परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है। शी इम्प्लाइज, उनका मतलब है कि बर्न इन द कास्ट, बर्न इन द कास्ट यानी पैदा होकर, बैंगल मेकर्स चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में। तो चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा होकर दे, उन्होंने हैव सीन नथिंग, कुछ भी नहीं देखा है, बट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा, उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट, हर गली में, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की, और फिरोजाबाद की हर गली में, यानी हर जगह पर सिर्फ चूड़ियाँ हैं। हर घर में चूड़ी, हर आंगन में चूड़ी, हर दूसरे घर में चूड़ी, पड़ोसी के घर में चूड़ी, रिश्तेदार के घर में चूड़ी, जहाँ जाओ सिर्फ चूड़ियाँ हैं। तो उनका मतलब है कि चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। आगे चल सकते हैं। एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक कि इट इज़ हिज कर्मा, ये उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं, जिन्होंने अपने खुद के पति को चूड़ियों की कांच की पॉलिश की धूल से गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा दी गई वंश परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है। सिम्प्लाइज यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने फिरोजाबाद की हर गली में, हर दूसरे आंगन में, हर दूसरे घर में, हर आंगन में और घर में चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर सीधा सीधा पढ़ सकते हैं कि बर्न इन द कास्ट ऑफ द बैंगल मेकर, चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में और फिरोजाबाद की हर गली में। चलिए भाई, हमने स्पायरल्स ऑफ को यहाँ पे लिख दिया। बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ियाँ। स्पायरल्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो चूड़ियाँ बेचने वाले होते हैं ना, वो एक तरह से चूड़ियों की माला बना देते हैं। जैसे फूलों की माला होती है, वो गोल होती है, उसमें एक धागा लगा होता है और धागे में फूल लिपटे होते हैं। उसी तरह से वो लोग चूड़ियों को भी एक धागे में लपेट कर ऐसे गोल सा बना देते हैं, जिसको बोलते हैं चूड़ियों का गुच्छा। ठीक है, तो स्पायरल ऑफ बैंगल मतलब चूड़ियों का गुच्छा। आप ऐसे पढ़ लीजिए कि मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे। अब चूड़ियों के रंगों की बात की गई यहाँ पर कि कौन कौन से रंग की चूड़ियाँ होती हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत से रंग हैं, सब रंग की चूड़ियाँ होती हैं। तो कैसे कैसे रंग है? सनी गोल्ड, शनि गोल्ड मतलब, शनि मतलब धूप, तो धूप जैसे गोल्ड, सुनहरे रंग की चूड़ियाँ। तो धूप जैसी सुनहरे रंग की चूड़ियाँ। पैडी ग्रीन, आप बताइए, सीधा सीधा ग्रीन कह देते। पैडी ग्रीन का मतलब होता है धान जैसी हरी रंग की चूड़ियाँ। रॉयल ब्लू, अब ब्लू तो एक नीला होता है, लेकिन रॉयल ब्लू होता है जो गहरा नीला रंग होता है, उसको बोलते हैं। तो गहरे नीले रंग की चूड़ियाँ। पिंक, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ। पर्पल, बैंगनी रंग की चूड़ियाँ।
एवरी कलर, हर कलर की, हर रंग की चूड़ियाँ, बर्न आउट जो बनी हुई हैं, द 7 कलर, 7 रंगों से, ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों से बने हर रंग की चूड़ियाँ लाई बिखरी पड़ी हैं, इन द माउंट्स, ढेर के रूप में या फिर ढेरों में, इन अनकेप्ट, अनकेप्ट मतलब जिसका ध्यान न रखा जाए, अस्त व्यस्त, यार्ड्स, आंगन में, आंगन में अस्त व्यस्त ढेरों में पड़ी रहती हैं। ठीक है, तो स्पाइरल ऑफ बैंगल्स रिवीजन कर रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स का मतलब मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे। फिर चूड़ियों के रंगों की बात की गई कि धूप जैसे सुनहरे रंग की चूड़ियाँ, धान जैसे हरे रंग की चूड़ियाँ, गहरे नीले रंग की चूड़ियाँ, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ और बैगनी रंग की चूड़ियाँ, और इंद्रधनुष के 7 रंगों से बने सभी रंगों की चूड़ियाँ, यानी गिना नहीं सकते कि कितने रंग हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष के 7 रंगों से बने, वर्ण मतलब जन्मे, तो वर्ण मतलब जन्मे का मतलब बने, एवरी कलर, हर रंग की चूड़ियाँ आंगन में ढेरों में अस्त व्यस्त पड़ी हैं या फिर पड़ी रहती हैं, और इन्हें पाइल किया जाता है और इन्हें लादा जाता है ऑन 4 व्हील्ड, 4 पहिया, 4 मतलब 4 व्हील्ड मतलब पहियों वाली हैंड कार्ट, हाथ गाड़ी पर, और इन्हें 4 पहिया हाथ गाड़ी पर लाद कर पुष्ट ढकेला जाता है। पुष्ट मतलब धक्का देना, हाथ गाड़ी को धक्का देना पड़ता है, हाथ से आप उसको धक्का देते हैं तब वो आगे बढ़ती है। तो धकेला जाता है बाय यंग मैन, जवान पुरुषों के द्वारा या फिर जवान आदमियों के द्वारा, या फिर जवान आदमी इन्हें धकेलते रहते हैं। अलॉन्ग द नैरो लेन्स, नैरो लेन्स का मतलब होता है तंग गलियों में से होकर। ठीक है, ऑफ द सैंटी टाउन, सैंटी टाउन का मतलब सीधा सीधा दुनिया के हर एक बच्चे को पता होगा, मतलब 80% बच्चे तो जानते हैं सैंटी टाउन का मतलब झोपड़ियों के कस्बे। ठीक है, तो झोपड़िए के कस्बे की नैरो लेन्स, तंग गलियों में से अलॉन्ग होकर जवान पुरुष इन्हें धकेलते रहते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा कि जब इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है इन चूड़ियों को, तो जो लोग होते हैं ना वो उन्हें 4 पहिया हाथ गाड़ी पर लाद लेते हैं और फिर इसे हाथ से धक्का देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। यानी जैसे इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जाना है तो लाद लिया हाथ गाड़ी पर और चल पड़े। ठीक है, तो रिवीजन कर लें क्योंकि बहुत बार मैंने बच्चों को इसमें गड़बड़ाते हुए देखा है। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे। अब चूड़ियों के रंगों की बात की गई तो सनी गोल्ड, धूप जैसी सुनहरी रंग की चूड़ियाँ, धान जैसे हरे रंग की चूड़ियाँ, गहरे नीले रंग की चूड़ियाँ, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, बैगनी रंग की चूड़ियाँ और इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों से बनी सभी रंगों की चूड़ियाँ आंगन में ढेरों के रूप में अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं और इन्हें 4 पहिया हाथ गाड़ियों पर लाद कर जवान पुरुषों के द्वारा झोपड़ियों की, या फिर आप ऐसे पढ़ लीजिए कि झोपड़ियों के कस्बे की तंग गलियों में से होकर पुष्ट किया जाता है, ढकेला जाता है। क्लियर? एंड इन डार्क हटमेट्स, एंड और इन डार्क हटमेट्स, डार्क अंधेरी हटमेट्स झोपड़ियों में, देखिए इमेज देखिए कैसे सभी लोग लाइन लगा कर बैठे हैं। ठीक है, वो ऐसे ही ये सब लोग जोड़ रहे हैं चूड़ियों को। तो एंड इन डार्क हटमेट्स और अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट यानी सामने लाइन पंक्तियों में, सिट मतलब बैठकर, पंक्तियों में बैठकर किसके, ऑयल लैंप फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब होता है टिमटिमाते, ऑयल मतलब तेल के, लैंप मतलब दीपक, टिमटिमाते तेल के दीपक की फ्लेम्स लौ के सामने पंक्तियों में या फिर पंक्तियों के आगे सिट बैठकर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां विद देयर फादर एंड मदर, अपने माता पिता के साथ वेल्डिंग जोड़ते रहते हैं पीसेस टुकड़ों को ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन ग्लास के, ग्लास मतलब कांच के, कलर्ड मतलब रंगीन, रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते रहते हैं इनटू सर्कल, सर्कल का मतलब होता है वृत्त, तो वृत्ताकार बैंगल्स, चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर, चूड़ी जो होती है वो गोल होती है ना, वही चीज़। एंड इन डार्क हटमेट्स और अंधेरी झोपड़ियों में, ठीक है, और अंधेरी झोपड़ियों में
टिमटिमाते तेल के दीपक की लौ के सीधा आप ऐसे पढ़िए सीधा सीधा कि टिमटिमाते तेल के दीपक की लौ की पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठकर रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर वेल्ड करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। एक दमाशान एक वर्ड में क्लियर हो गया। देयर आइज, उनकी आंखें आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखों को आदत हो गई है, या फिर उनकी आंखें, चलिए ऐसे पढ़ लीजिए, एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित, लेकिन हम यहाँ पर सीधा सीधा पढ़ लेंगे, समायोजित आप भूल जाएंगे। तो उनकी आंखों को आदत हो गई है टू डार्क, अंधेरे की, देन द लाइट, प्रकाश की अपेक्षा, आउटसाइड, बाहर के। तो बाहर के प्रकाश की तुलना में या फिर बाहर के प्रकाश की अपेक्षा उनकी आंखों को अंधेरे की आदत हो गई। डार्क मतलब अंधेरा, एडजस्ट मतलब आदत हो गई है। दैट इज़ वाई, और इसीलिए दे ऑफ्टन, वो अक्सर इंड अप लूजिंग खो देते हैं देयर आई साइड, उनकी आंखों की ज्योति या फिर उनकी आंखों का प्रकाश, बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, अडल्ट होने से पहले, प्रौढ़ होने से पहले। और इसीलिए वो प्रौढ़ होने से पहले ही अपनी आंखों का प्रकाश खो देते हैं। ठीक है, अडल्ट मतलब प्रौढ़, आपकी उम्र से ऊपर जो गया वो प्रौढ़ हो गया, अडल्ट हो गया। ठीक है, चलिए आप जिस उम्र में हैं आप इसके बाद प्रौढ़ होते हैं सब लोग। रिवीजन करवा दें? चलिए ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा देख सकते हैं, लेकिन इसके आगे वाले में हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का मैंने एक बार रिवीजन करवाया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे मैं करवा दे रहा हूँ कि और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दीपक की लौ के सामने पंक्तियों में बैठकर लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते रहते हैं, और उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधकार की आदी हो गई हैं, या फिर उनकी आंखों को बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे की आदत पड़ गई है, और इसीलिए वो अक्सर प्रौढ़ होने से पहले, अडल्ट होने से पहले, प्रौढ़ होने से पहले ही अपनी आँखों की ज्योति या फिर अपनी आँखों का प्रकाश लूज कर देते हैं, खो बैठते हैं। शविता अ यंग गर्ल, एक छोटी लड़की है, इन ड्रैप पिंक ड्रेस, जिसने ड्रैप भद्दी पिंक गुलाबी रंग की ड्रेस पहन रखी है, जिसने एक भद्दी गुलाबी पोशाक पहन रखी है। सिट्स, वो बैठी हुई है, अलॉन्ग साइड, पास या फिर बगल, एन एल्डरली, एक बूढ़ी वुमेन, महिला के, वो एक बूढ़ी महिला के बगल बैठी हुई है या फिर वो एक बूढ़ी महिला के पास बैठी हुई है। शोल्डरिंग, वो जोड़ रही है, पीस ऑफ ग्लास, कांच के पीस टुकड़ों को शोल्डरिंग जोड़ रही है। ठीक है, तो सविता एक छोटी लड़की है जिसने भद्दी गुलाबी रंग की पोशाक पहनी है और वह एक बूढ़ी महिला के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड, उसके हाथ मूव चल रहे हैं, मैकेनिकली, मैकेनिक मतलब होता है, मैकेनिकली मतलब होता है यंत्रवत, जैसे कोई मशीन चल रही हो, उसके हाथों को जैसे आदत हो गई है चूड़ियाँ जोड़ने की, वो एक मशीन की तरह चल रहे हैं उसके हाथ। ठीक है, तो उसके हाथ यंत्रवत चल रहे हैं, लाइक द टंग ऑफ मशीन, किसी मशीन के टंग की भांति, किसी मशीन के चिमटे की भांति। उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की तरह यंत्रवत चल रहे हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ़ सी न्यूज़, कि क्या वो जानती है, द सेनेसिटी, पवित्रता को, ऑफ द बैंगल, चूड़ियों की। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिन्हें मेक बनाने में वह हेल्प कर रही है, जिन्हें बनाने में वो मदद कर रही है। इट सिम्बलाइजेस, ये प्रतीक है, एन इंडियन वुमेन, एक भारतीय महिला के, अपोस्ट्रोफी एस लगा जिसका मतलब काकी के, और सुहाग, सुहाग का मतलब सुहाग की। ये एक भारतीय महिला के सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियसनेस, ये ऑस्पिशियसनेस है, इसे शुभ माना जाता है इन मैरिज, विवाह में, और विवाह में इसे शुभ माना जाता है। इट विल डॉन, उसे पता चलेगा, ऑन हर, यानी उसे पता चलेगा, सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन अचानक उसे पता चलेगा, व्हेन हर हेड, जब उसका सिर इज ड्रैप, ढक दिया जाएगा, विथ रेड वेल, लाल घूंघट से।
यानी इस चूड़ी की पवित्रता के बारे में या फिर इस चूड़ी के बारे में उसे उस दिन पता चलेगा जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड, और उसके हाथों में डाइड रेड लाल विथ हिना, हिना मतलब होता है मेहंदी, यानी सीधा सीधा उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियाँ रोल्ड ऑन टू हर विस्ट उसकी कलाई में पहना दी जाएंगी, और उसकी कलाई में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। शी विल देन, और तब बिकेम अ ब्राइड, शी वहाँ बिकेम अ ब्राइड एक दुल्हन बन जाएगी, तब वहाँ एक दुल्हन बन जाएंगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, लाइक जैसे द ओल्ड बूढ़ी वुमेन मैला की तरह, उस बूढ़ी महिला की तरह, बिसाइड हर जो उसके बगल बैठी है, हु बिकेम जो दुल्हन बनी थी, वन यानी जो एक दुल्हन बनी थी, मैनी ईयर्स अगो बहुत साल पहले। वो बूढ़ी औरत भी बहुत साल पहले दुल्हन बनी रही होगी, वो कह रहे हैं उस बूढ़ी महिला की तरह जो बहुत साल पहले एक दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर ब्रिस्ट, हर ब्रिस्ट, ब्रिस्ट मतलब कलाई में, हर मतलब उसकी कलाई में हैज़ बैंगल्स चूड़ियाँ स्टिल अभी भी हैं। ठीक है, उस बूढ़ी औरत की कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं, अर्थात उस बूढ़ी औरत ने अभी भी चूड़ियाँ पहन रखी हैं। ठीक है, बट नो लाइट, लेकिन प्रकाश नहीं है इन हर आइज उसकी आँखों में, लेकिन उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है, अर्थात वो अंधी हो चुकी है। ठीक है, तो उस बूढ़ी औरत ने आज भी अपनी कलाई में चूड़ियाँ पहन रखी है, लेकिन उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है। रिवीजन कर लें फिर आगे चलें। सविता एक छोटी लड़की है जिसने भद्दी गुलाबी रंग की ड्रेस पहन रखी है, पोशाक पहन रखी है, और वह एक बूढ़ी महिला के पास बैठकर, या फिर एक बूढ़ी महिला के, चलिए पास ही बोलिए, और वह एक बूढ़ी महिला के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, और उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की तरह यंत्रवत चल रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है जिन्हें बनाने में वो मदद कर रही है। ये एक भारतीय महिला के सुहाग की निशानी होती हैं और इन्हें विवाह में, मैरिज में शुभ माना जाता है। ये एक दिन अचानक उसे पता चलेगा, अर्थात इसके बारे में एक दिन अचानक उसे पता चलेगा जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा और उसके हाथों में लाल मेहंदी लगा दी जाएगी और उसकी कलाई में लाल चूड़ियाँ रोल्ड कर दी जाएंगी, पहना दी जाएंगी। शी विल देन, और तब वहाँ बिकम अ ब्राइड एक दुल्हन बन जाएगी, उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बगल बैठी हुई है और जो बहुत साल पहले एक दुल्हन बनी थी। उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, यानी उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है, अर्थात वो अंधी हो गई है। अब ध्यान से समझिए, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, तो हिंदी में ही लिखा है। अपने पिताजी से पूछिएगा कि एक शेर मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो बताएंगे, उन लोगों को ज़्यादा पता होता है। मेरे पापा को भी शेर वगैरह उन्हीं को पता है, उन्हीं से पूछता हूँ मैं। तो आप भी अपने पिताजी से पूछिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कि एक शेर में कितना किलो या फिर जो कुछ भी हो पूछना हो कि कितने ग्राम, तो वो बताएंगे। ठीक है, तो एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शीशेज वहाँ कहती है। ठीक, इन वॉइस, एक ऐसी आवाज़ में जिसका जॉय, जिसका आनंद ड्रेन समाप्त हो चुका है। वह एक ऐसी आवाज़ में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो चुका है। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड, उसने कभी भी इंजॉय नहीं किया, कभी भी आनंद नहीं उठाया। इवन वन फुल मील, फुल मील मतलब भरपेट भोजन का, मील मतलब भोजन, फुल मतलब भरपेट। इन हर इंटायर अपने संपूर्ण लाइफ टाइम जीवन में, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है। यानी सोचिए, पूरे जीवन में बेटा, पूरा जीवन, एक बूढ़ा आदमी हो जाए, मान लो 50 साल की रही होगी वो, तो पूरे जीवन में 50 साल में उसने कभी भरपेट भोजन नहीं किया है। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने, मतलब एक तरह से अगर ऐसी हालत है लोगों की, अगर देख ले सामने से तो आदमी रोना आ जाए उसको। ऐसी हालत में भी लोग रह रहे हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई कि पूरे जीवन में उसने कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया। जीवन बेटा, 50 साल की बुढ़िया रही होगी कम से कम, बूढ़ा तभी आदमी होता है, कम से कम 50 साल की उम्र हो जाए। और हम लोग अपने माता पिता से शिकायत करते रहते हैं हमेशा।
दैट्स वॉट सी हैज़ रीप्ड। रीप्ड का मतलब होता है, आप एक तरह से रीप मतलब होता है काटना, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। दैट्स वॉट सी हैज़ रीप्ड, उसे बस यही मिला है, अर्थात उसने बहुत मेहनत की है लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे यही मिला है कि वो कभी भरपेट भोजन नहीं कर सकी। वो लोग इतने गरीब हैं, ठीक है। तो दैट्स वाट सी हैज़ रीप्ड, यानी उसे यही मिला है, ठीक है। बस इतना ही है, बस उसे यही मिला है, इतना ही है इसका हिंदी। हिंदी का मतलब, रीप का मतलब होता है काटना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप जो करते हो उसका फल मिलता है, लेकिन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है फिर भी ये लोग भरपेट भोजन नहीं कर सके हैं। सोचिए, इतना परिश्रम किया है कि अंधे हो गए हैं। अंधा हो जाए आदमी, इतना परिश्रम, कितनी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने अंधे होने तक काम किया, ठीक है। तो हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है, विथ फ्लोइंग बियर्ड, लहराती दाढ़ी वाला। उसका पति लहराती दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है। सीज, वो कहता है, आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता, एक्सेप्ट बैंगल्स, सिवाय चूड़ियों के, अर्थात मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं आता। ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया है, इज मेक अ हाउस, वो एक घर बनाना है, अर्थात मैं केवल एक घर बना सका हूँ, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, रहने के लिए। तो मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक घर बना सका हूँ, ठीक है। आगे चलें, रिवीजन करना भूल गए थे ना। तो एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो कहती है एक ऐसी आवाज़ में जिसका आनंद समाप्त हो गया है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया था। दैट्स वाट शी हैज़ रीप्ड, उसे यही मिला है। लहराती दाढ़ी वाला उसका पति, यानी उसका पति लहराती दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है। वो कहता है कि मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं आता, मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ, ठीक है। हियरिंग हिम, उसकी बात को सुनकर, वन, कोई भी व्यक्ति, वांडर, आश्चर्य से सोचेगा, इफ़ी, कि क्या उसने हैज़ अचीव्ड, वह प्राप्त कर लिया है, या फिर क्या उसने वह हासिल कर लिया है, वाट, जो, मैनी, बहुत से लोगों ने, देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में, फेल्ड, हासिल नहीं किया है या फिर प्राप्त करने में असफल हो गए हैं। कम से कम उसके पास एक छत है। यहाँ पर आप समझिए कि उसके पास एक छत है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर छत भी नहीं है। तो वो चीज़ वो कह रहे हैं कि उसकी बात को सुनकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्य से यही सोचेगा कि क्या उसने वह प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने में बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में असफल हो गए हैं या फिर हासिल नहीं कर पाए हैं। ही हैज़ रूफ, उसके छत है, रूफ मतलब छत है, ओवर मतलब ऊपर, ही जेट उसके सिर के, उसके सिर के ऊपर कम से कम एक छत तो है, या फिर उसके सिर पर एक छत तो है। द क्राई, रोने की आवाज़, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे ना होने की, टू डू एनीथिंग, कुछ और करने के लिए, एक्सेप्ट, सिवाय, कैरी ऑन, जारी रखने के, द बिजनेस, व्यापार को, ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के, नॉट इवन इनफ टू ईट, और खाने के लिए, इवन, और यहाँ तक कि इनफ, पर्याप्त, टू ईट, खाने के लिए, नॉट, ना होने की। रिंग्स, गूंजती है इन एवरी होम, हर घर में। ये पढ़िएगा ध्यान से, पहले ऊपर वाला समझ लीजिए कि उसकी बात को सुनकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्य से यही सोचेगा कि क्या उसने वह प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने में बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में असफल हो जाते हैं। उसके सिर पर कम से कम एक छत तो है। अब आगे, चूड़ियाँ बनाने के अलावा, यहाँ पर देखिए, चूड़ियाँ में, बैंगल मतलब चूड़ियाँ, मेकिंग मतलब बनाने के, बिजनेस मतलब व्यापार को या फिर काम को, कैरी ऑन जारी रखने के, एक्सेप्ट अलावा। तो चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा, एनीथिंग, कुछ और, डू, करने के लिए, पैसे ना होने की, नॉट हैविंग, है मतलब होना, पास होना कोई चीज़, तो नॉट हैविंग, ना होने की, और इनफ टू ईट, खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने के, क्राई, रुदन की आवाज़ या फिर रोने की आवाज़, रिंग्स, गूंजती है इन एवरी होम, हर घर में। सोचिए, फिरोजाबाद में हर घर में गूंजती है ये आवाज़ कि उनके पास पैसा नहीं है कि कोई वो दूसरा काम कर लें, उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, और वो चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई दूसरा काम कर भी नहीं सकते। सोचिए, तो चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा
कोई और काम करने के लिए पैसे ना होने और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने के रोने की आवाज़ हर घर में गूंजती है। अर्थात उनके पास ना तो खाने के लिए पर्याप्त है और ना ही कोई दूसरा काम करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे हैं। द यंग मैन, युवा पुरुष, एको दोहराते हैं या फिर प्रतिध्वनि करते हैं द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने पूर्वजों की, यानी लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, एल्डर्स मतलब पूर्वजों की, लैमेंट के दर्द की। ठीक है, तो युवा लोग अपने पूर्वजों के दर्द की एको करते हैं, दर्द की ही प्रतिध्वनि करते हैं। जैसे उनके पूर्वजों ने दर्द में जीवन गुजारा, वैसे ही युवा लोग भी दर्द में जीवन गुजार रहे हैं, उनके बच्चे भी दर्द में ही जीवन गुजारेंगे। ठीक है, लिटिल हैज़ मूव्ड, कुछ भी नहीं बदला विद टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में, तो ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ लिटिल हैज़ मूव्ड, कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नम्ब मतलब होता है शून्य कर देना, समाप्त कर देना एक तरह से। ठीक है, तो ईयर्स वर्षों के, माइंड मन को या फिर मस्तिष्क को या फिर चेतना को, नंबिंग शून्य कर देने वाले, टॉयल परिश्रम ने, तो चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने हैव किल्ड मार दिया है। ऑल इनिशिएटिव का मतलब सीधा सीधा पहल करने, एंड एबिलिटी टू ड्रीम और स्वप्न देखने की एबिलिटी को, योग्यता को या क्षमता को, पहल करने और सपने देखने की क्षमता को किल्ड मार दिया है। यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए, बहुत बार बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, आप कोई स्पेशल केस नहीं हो, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, तो ध्यान से समझिएगा। उसकी बातों को सुनकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्य से सोचेगा कि क्या उसने वह प्राप्त कर लिया है या फिर क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत से लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है, यानी हासिल करने में फेल हो गए हैं, यानी हासिल नहीं किया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर पर एक छत है। ठीक है, तो चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कोई और काम करने के लिए पैसे ना होने और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने के रोने की आवाज़ हर घर में गूंजती है। युवा लोग अपने पूर्वजों के ही दर्द को एको करते हैं, यानी दर्द की प्रतिध्वनि करते हैं। तो युवा लोग अपने पूर्वजों के ही दर्द की प्रतिध्वनि करते हैं। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। तो चेतना को शून्य कर देने वाले ईयर्स टॉयल, वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की योग्यता को या फिर क्षमता को किल्ड मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज, वाई क्यों नॉट ऑर्गेनाइज, इकट्ठा नहीं हो जाते, ऑर्गेनाइज नहीं हो जाते। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब बनाना, एक तरह से इकट्ठा हो जाओ। योर सेल्फ, तुम लोग, इनटू अ कोऑपरेटिव मतलब सहकारी समिति। तो आप सब लोग एक सहकारी समिति के रूप में वाई नॉट ऑर्गेनाइज, इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते, या फिर ऐसे पढ़ लीजिए कि आप लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते। आई आस्क, मैं पूछती हूँ ग्रुप से, एक समूह से, ऑफ यंग मैन के, मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ, हु हैव फॉलन, जो फंस गए हैं, इनटू द विशियस सर्कल मतलब कुचक्र में, ऑफ मिडलमैन मतलब बिचौलियों के, जो बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं। हु ट्रैप, जिन्होंने फंसाया था, देयर फादर, उनके पिताओं को, एंड फोर फादर, और उनके पूर्वजों को, अर्थात इन्हीं बिचौलियों ने उनके चूड़ियाँ बनाने वालों के पिताओं को भी फंसाया था, उनके दादाओं को भी फंसाया था, अब उन्होंने इनको भी फंसा लिया है। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, अगर हम इकट्ठा हो जाएं, अर्थात अगर हम संगठित हो भी जाएं, तो वी आर द वंस, तो हम ही लोगों को, ठीक है, पहले आगे चलेंगे बाद में, पहले रिवीजन कर लेंगे कि आप लोग एक सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं हो जाते। मैं नव युवकों के एक समूह से पूछती हूँ, जो बिचौलियों के कुचक्र में, विशेष सर्कल मतलब कुचक्र में फॉलन, पड़ गया है या फिर फंस गया है। ठीक है, जो बिचौलियों के कुचक्र में फंस गया है, और इन्हीं बिचौलियों ने ट्रैप्ड, फंसाया था, देयर फादर, उनके पिताओं को, एंड फोर फादर, और उनके पूर्वजों को। ठीक है,
तो जिन्होंने उनके पिताओं और पूर्वजों को जाल में फंसाया था, उन्हीं बिचौलियों के कुचक्र में वो फंस गए हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा कि यंग मैन के ग्रुप से पूछती हूँ, मैं युवकों के एक ग्रुप से पूछती हूँ जो बिचौलियों के कुचक्र में पड़ गए हैं, जिन्होंने उनके पिताओं को और उनके पूर्वजों को फंसाया था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम इकट्ठा हो भी जाएं, अगर हम संगठित हो भी जाएं, तो वी आर द वंस, तो हम ही लोगों को हु विल बी हाउल्ड अप, घसीटा जाएगा, यानी न्यायालय में घसीटा जाएगा, कोर्ट में घसीटा जाएगा बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। तो हम ही लोगों को पुलिस के द्वारा न्यायालय में घसीटा जाएगा। कहने का मतलब ये लोग बच्चों से भी काम करवाते हैं ना, तो इन पर ये आरोप लग सकता है कि आप लोग बच्चों से काम करवाते हो और उसकी वजह से इन्हें जेल में बंद किया जा सकता है। ड्रैग टू जेल, ड्रैग मतलब जेल में घसीटा जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जेल में घसीटा जाएगा, बीटन और पीटा जाएगा, अर्थात हम पुलिस के द्वारा पीटे जाएंगे और ड्रैग टू जेल और जेल में बंद कर दिए जाएंगे। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, डूइंग करने के लिए, समथिंग कुछ इलीगल, अपराध करने के लिए, ठीक है, यानी कोई अपराध करने के लिए। इसे ऐसे भी कह सकते हैं डूइंग समथिंग इलीगल इलीगल को कि कोई गैर कानूनी काम करने के आरोप में हम ही लोगों को पुलिस के द्वारा न्यायालय में घसीटा जाएगा, हम ही लोगों को पीटा जाएगा और हम ही लोगों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। डूइंग समथिंग इलीगल, कोई गैर कानूनी काम करने के आरोप में। भाई ये लोग गैर कानूनी काम ही कर रहे हैं कि बच्चों से काम करवा रहे हैं और सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ जाएगी। वो बिचौलिए, नेता, पुलिस वाले सब बच जाएंगे। अभी आगे सब लोगों को गिनाएंगे वो कि कैसे सब लोग बच जाएंगे और फंस जाते हैं ये लोग, ठीक है। नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सके। सी, देखने में, थिंग्स, चीज़ों को डिफरेंटली, अलग तरह से। कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके चीज़ों को अलग तरह से देखने में, अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको जो चीज़ों को अलग तरह से देखने में उनकी मदद कर सके। देयर फादर्स, उनके पिता, आर एज टायर्ड, उतने ही थके हुए हैं, एज दे आर, जितने की वे, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने की वे, अर्थात दोनों ही थके हुए हैं। पिता बूढ़ा हो गया है और वो लोग मजबूर हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, भले ही वो युवा हैं, लेकिन अगर वो कुछ करने जाएंगे तो कोई गैर कानूनी काम करने की वजह से उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब वो बेचारे कमाएं कि जेल में जाएं, ठीक है। दे टॉक, वो बात करते हैं एंडलेसली, एंडलेसली मतलब निरंतर या फिर लगातार या फिर अनवरत। इन अ स्पायरल, एक स्पायरल में, चक्र के समान, वो अनवरत चक्र के समान बात करते हैं, या फिर वे लगातार चक्र के समान बात करते हैं। चक्र कैसे होता है, गोल होता है ना चक्र, तो वैसे वो लोग बात करते हैं। दैट मूव्स, जो शुरू होती है, जो मूव करती है, जो पहुंच जाती है या फिर मूव करती है, यानी शुरू होती है फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, टू अपाथी, और गरीबी से पहले वो गरीबी से शुरू होती है फिर अपाथी पर पहुंच जाती है, जो गरीबी से उदासीनता पर पहुंच जाती है। अपाथी टू ग्रीड, उदासीनता से ग्रीड पर पहुंच जाती है, उदासीनता से लालच पर पहुंच जाती है। ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और लालच से इनजस्टिस पर पहुंच जाती है, लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब ये देखिए, एक गोला मैंने बनाया, ठीक है, एक चक्र मैंने बनाया। अब वो लोग चक्र में कैसे बात करते हैं, सबसे पहले वो बात करेंगे कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग कर ही क्या सकते हैं। अब चलिए गरीबी से वो उदासीनता पर आते हैं कि हम लोग बहुत ही गरीब हैं भैया, हम लोग मतलब एकदम उदासीन हो जाते हैं कि अब हम क्या बताएं, हम लोग अगर कुछ करने भी जाते हैं तो हम बहुत गरीब हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। फिर वो लालच पर आते हैं कि अगर हम किसी तरह से कुछ करते भी हैं तो घूस का ज़माना है भाई, लोग घूस देकर निकल जाते हैं, लालची है दुनिया में। जो लोग हैं, जो पुलिस लोग हैं, जो भी नेता हैं, वो सब लालची हैं, वो पैसे वैसे दे के निकल जाते हैं और फिर अन्याय हो जाता है हमारे साथ, यानी हम ही लोग फंस जाते हैं। फिर वो पहुंच जाते हैं, हम लोग इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं। फिर वो बात करेंगे उदासीनता, यानी हम लोग गरीब हैं इसीलिए कुछ नहीं कर सकते। फिर वो लालच में आ जाते हैं कि अगर कुछ करते भी हैं तो पुलिस वाले लालची हैं, वो पैसे वैसे लेके मामला रफा दफा कर देंगे और अन्याय हमारे साथ ही होगा, अर्थात हमको ही फंसा दिया जाएगा कि हम ही अपने बच्चों से काम करवाते हैं। तो इस तरह से वो बात करते हैं, वो लगातार एक चक्र में बात करते हैं, जो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय पर पहुंच जाता है, ठीक है। यानी वो एक ही बात को दोहराते रहते बार बार।
रिवीजन कर लेते हैं। तो हु विल बी हाउल्ड अप बाय पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो हम ही लोगों को कोई गैर कानूनी काम करने के आरोप में पुलिस के द्वारा न्यायालय में घसीटा जाएगा, हम ही लोगों को पीटा जाएगा और हम ही लोगों को जेल में बंद कर दिया जाएगा, वो कहते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई उनका लीडर नहीं है, अर्थात उनमें कोई नेता नहीं है। नो वन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चीज़ों को अलग तरह से देखने में उनकी मदद कर सके। उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितना कि वे, अर्थात उनके पिता उनके जितने ही थके हुए हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। वो लगातार एक चक्र के समान बात करते रहते हैं, जो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाता है। ये इमेज तो होगी ही आपकी बुक में, तो देख लीजिएगा। देखिए बच्ची कैसे जोड़ रही है, और ये बच्चा है, ये भी देखिए चूड़ियों बनाने में बिजी है। तो आगे कहते हैं कि लिसनिंग, सुनकर, टू देम, उनकी बातों को, उनकी बात सुनकर, आई सी, मुझे दिखते हैं, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वर्ड, मतलब संसार, टू मतलब दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन, एक तो ऑफ द फैमिली, उस परिवार का, या फिर एक तो ऐसे परिवार का जो फंसा हुआ है इन वेब जाल में ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और बर्डन दबा हुआ है बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, अपनी जाति के कलंक से, और अपनी जाति के कलंक से दबा हुआ है इन विच, जिसमें दे आर बर्न, अपने जन्म की, यानी जिसमें उसने जन्म लिया है, अर्थात अपने जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। ठीक है। तो उनकी बातों को सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई पड़ते हैं। पहला तो उस परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और अपने जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। कलंक मतलब अगर चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्म लिया है तो चूड़ियाँ ही बनाएंगे, तो एक तरह से वो दबा हुआ है। दादर, और दूसरा अविशियस सर्कल, एक कुचक्र है, विशेष सर्कल मतलब कुचक्र, और दूसरा एक कुचक्र है ऑफ साहूकार, साहूकारों का, द मिडलमैन्स, बिचौलियों का, द पुलिसमैन, पुलिस वालों का, अर्थात पुलिस वाले भी शामिल हैं इसमें, द कीपर्स ऑफ लॉ, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून को लागू करने वालों का। ठीक है। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस का, नेताओं का। पहले इतना रिवीजन कर लीजिए कि उनकी बातों को सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। वन, एक तो फैमिली, एक तो ऐसे परिवार का जो गरीबी के वेब में, गरीबी के जाल में कॉट फंसा हुआ है और अपने जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। ठीक है। यानी जिस जाति में जन्म लिया वही काम कर रहा है, तो और अपने जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। द अदर, और दूसरा संसार जो है वो कह रही दूसरा, और दूसरा विशियस सर्कल एक कुचक्र है, और दूसरा एक कुचक्र है ऑफ साहूकार, साहूकारों का, मिडलमैन, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, कानून लागू करने वालों का, नौकरशाहों का, और राजनेताओं का। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि और दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वालों, नौकरशाहों और राजनेताओं का कुचक्र है। टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ मिलकर, पहला तो उस गरीब परिवार ने, और दूसरा इन नेताओं ने, पुलिस वालों ने, ये बिचौलियों ने, तो टुगेदर साथ मिलकर दे, उन्होंने हैव इम्पोज्ड, लाद दिया है, द बैगेज, भार या फिर बोझ, ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, दैट जिसे ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो पुट डाउन नहीं कर सकता, नीचे नहीं रख सकता। साथ मिलकर उन्होंने बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह नीचे नहीं रख सकता। बिफोर ही अवेयर, अवेयर होने से पहले, सावधान होने से पहले, या फिर एहसास होने से पहले,
ही एक्सेप्ट वो स्वीकार कर लेता है इसे, इट मतलब इसे, इस बोझ को, ठीक है। तो एहसास होने से पहले ही वह इसे स्वीकार लेता है एज नेचुरली, उतने ही स्वाभाविक रूप से एज हिज फादर, जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने स्वीकार लिया था, ठीक है। तो एहसास होने से पहले वो इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने इसे स्वीकार कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स, आप इस बात को समझ रहे हैं जब यहाँ पे कहा गया कि उसके पिता ने, आप समझिए इस बात को कि उसके पिता के समय में भी ऐसा ही था कि उसके दादाजी ने उसके पिता के ऊपर इतना बोझ लाद दिया था। उस समय भी बिचौलिए थे, उस समय भी कानून को लागू करने वाले लोग थे, उस समय भी नेता थे। और यही बात नहीं, यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि उसके पिता तक ही ये बात सीमित नहीं है, उसके दादा के टाइम पे भी ऐसा रहा होगा। उसके दादा ने भी इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया, यानी वो भी बचपन से चूड़ियाँ बनाने लगा। समझिए इस बात को, यानी ये बात कही गई थी ना कि समय के साथ कुछ नहीं बदला फिरोजाबाद में, ऐसा लगता है। तो देखिए यही बात, समय के साथ कुछ नहीं बदला, दादा ने किया, अब पिता ने किया, अब बच्चा भी कर रहा है। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करना, वुड मीन टू डेयर, डेयर देने जैसा होगा, चुनौती देने जैसा होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और करना, टू डू एनीथिंग, कुछ और करना, यानी चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ और करना चुनौती देने के समान होगा या फिर चुनौती देने जैसा होगा। एंड डेयरिंग, और चुनौती देना, इज़ नॉट पार्ट, अंग नहीं है या फिर हिस्सा नहीं है ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसकी परवरिश का। और चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं है, अर्थात उसके माता पिता ने उसे चुनौती देना सिखाया ही नहीं। उसे बस यही सिखाया जाता है कि चलो चूड़ियाँ जोड़ो, क्योंकि उसके पिता ने वही किया, उसके दादा ने वही किया, उसके परदादा ने वही किया, पूर्वजों ने यही किया है, वो लोग भी वही कर रहे हैं। व्हेन आई सेंस, जब मैं देखती हूँ, अ फ्लैश, एक झलक, ऑफ इट, इसकी, यानी चुनौती देने की, इन मुकेश में, मुकेश कहता है ना कि मैं चूड़ियाँ नहीं जोड़ूंगा, वो मना कर रहा है, वो चुनौती दे रहा है कि मैं कुछ और करूँगा। तो व्हेन आई सेंस अ फ्लैश, मैं जब मैं झलक देखती हूँ, ऑफ इट, इसकी, यानी चुनौती देने की, इन मुकेश में, तो जब मैं इसकी एक झलक मुकेश में देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, तो मैं चीयर्ड हो जाती हूँ, तो मुझे खुशी होती है। अर्थात आप तभी इन बिचौलियों के बंधन से निकल सकते हैं जब आप चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई और काम करना शुरू करें। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि ये बच्चे उन बिचौलियों के, उन राजनेताओं के बंधन से कैसे छूट सकते हैं। तो उन बच्चों को वैसे ही काम करना होगा जैसे मुकेश कर रहा है। मुकेश चूड़ियाँ बनाने का काम नहीं कर रहा, वो कुछ और करना चाहता है, वो चुनौती देना चाहता है, ठीक है। तो वही बात, आपको ये आंसर लिखना होगा, इस तरह से आप इसका आंसर देंगे कि उनको चूड़ियाँ बनाने के अलावा भी पैसे कमाने के कोई और रास्ते अपनाने होंगे, ठीक है। तो आई चीयर्ड, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, कई बार बताया गया है। ही रिपीट्स, वो दोहराता है। ही विल गो टू गैरेज, वो गैरेज में जाएगा, गैरेज मतलब जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं। एंड लर्न, और सीखेगा, वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट लेकिन द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से लॉन्ग वे, बहुत दूर है, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चलकर जाऊँगा, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देकर कहता है, अर्थात मैं जाऊँगा चाहे जो हो जाए। इंसिस्ट का मतलब जोर देना। रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे चलिए। साथ मिलकर उन्होंने बच्चे के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वो नीचे नहीं रख सकता या फिर जिसे वो नीचे उतार नहीं सकता। अवेयर होने से पहले, सतर्क होने से पहले या फिर एहसास होने से पहले, ठीक है। तो एहसास होने से पहले ही वह उसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने उसे स्वीकार कर लिया था। कुछ और करना, चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई और काम करना चुनौती देने के बराबर होगा या फिर चुनौती देने के समान होगा, और चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं है। जब मैं मुकेश में इसका एक फ्लैश, इसकी एक झलक देखती हूँ, जब मैं मुकेश में इसकी एक झलक देखती हूँ तो आई एम चीयर्ड, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है। ही विल गो टू गैरेज, वो गैरेज में जाएगा एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम, क्या तुम स्वप्न देखते हो? ऑफ फ्लाइंग, उड़ाने का, प्लेन, एक हवाई जहाज। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो?
ही सडनली, वो अचानक साइलेंट, चुप हो जाता है, अचानक वो चुप हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, वह कहता है। स्टारिंग, घूरते हुए, एट द ग्राउंड, जमीन को घूरते हुए। इन ही जिस माल मरमर, उसकी छोटी सी मरमर में, उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक एम्बेरसमेंट है, एक शर्मिंदगी का भाव है। दैट हैज़ नॉट, जो अब तक टर्न इनटू रिग्रेट, रिग्रेट में टर्न नहीं हुआ है, रिग्रेट में नहीं बदला है। रिग्रेट मतलब पश्चाताप। तो उसकी छोटी सी, या फिर आप ऐसे ही पढ़िए कि उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अब तक पश्चाताप में नहीं बदला है। ही इज़ कंटेंट, वो खुश है। टू ड्रीम, स्वप्न देखकर, ऑफ कार्स, गाड़ियों का, वो कार्स का स्वप्न देखकर ही खुश है। दैट, जिन्हें ही सीज, वह देखता है, हर्सलिन, तेजी से गुजरते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गलियों में, ऑफिस टाउन, अपने कस्बे की, जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से गुजरते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स, बहुत कम एरोप्लेन्स, बहुत कम हवाई जहाज, फ्लाई, उड़ते हैं, ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि मुश्किल से ही कभी कभार कोई हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ता है। क्लियर है? तो रिवीजन करने का मतलब सीधा सीधा है कि जब मैं इसकी झलक मुकेश में देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। ही विल गो टू गैरेज, वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। मैं पैदल जाऊँगा, वह जोर देकर कहता है। क्या तुम जहाज़ या फिर हवाई जहाज़ उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो? अचानक वो चुप हो जाता है। नहीं, वह कहता है, यानी वो कहता है नहीं। स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन को घूरते हुए, उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक एम्बैरेसमेंट है, एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला है। वो गाड़ियों का या फिर कार्स का स्वप्न देखकर ही खुश है, जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से गुजरते हुए देखता है। मुश्किल से ही कभी कभार कोई हवाई जहाज़ फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ता है। तो यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।